Hi dear learners of English grammar, greeting. This is M. Rahman and you are attending ORC classes of English language. We welcome you to our lecture number 4, interchange of sentences, in which we have a topic interrogative sentence into assertive sentence and assertive sentence into interrogative sentence, I mean vice versa. In this Hindi version lecture, you will come to know everything in detail. तो आइए शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर 3 तक आपको समझाया था कि हम असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव से नेगेटिव में, इम्पेरेटिव से उनके नेगेटिव में, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में उनके नेगेटिव में कैसे बदलते हैं। तो जो आपने पॉजिटिव से नेगेटिव में बदला, उनको आप नेगेटिव से पॉजिटिव में ठीक उसी तरह से रूल्स को चेंज करके बदल सकते हैं। आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस असर्टिव और असर्टिव से इंटरोगेटिव में बदलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उन बेसिक बातों की जो हमें जानकारी रहती है। अगर हमें कोई भी वर्ब इस तरह दी गई है जो कि हम वर्ब देखते ही पहचान लेते हैं, तो ये हमारी पहली पहचान होगी जो कि हमें हेल्पिंग वर्ब चुनने में मदद करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें सेंटेंस दिया गया है ES वाली फॉर्म में। तो कई बार हम भूल जाते हैं कि इस टेंस का नाम क्या है, कई बार हम भूल जाते हैं कि इसमें कॉन्टिन्यूअस लगा है, इंडेफिनिट लगा है। वैसे तो सब कुछ याद होना बहुत अहम और जरूरी है, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो केवल एक बात आपको यहाँ याद रखनी है कि जिस वर्ब में S और ES लगा है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डू के साथ ES लगकर डज बनेगी। और जब ये ES यहाँ पर फिनिश हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी फर्स्ट फॉर्म बाकी रह जाएगी। अगर यहाँ पर केवल फर्स्ट फॉर्म लगा होता तो फिर आप डू में फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते और डू में S और ES नहीं लगाते और अकेला डू रह जाता। तो यहाँ पर ES लगा है तो आपने डू में ES लगा दिया। और जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपको पहले ही रखनी पड़ती है। तो आपने डज लिखा, शी लिखा, फिर वर्ब लिखा और फिर रेस्ट लगाकर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो हम आपको बताएं कि आपका जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है क्या होता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपने लगा लिया। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद आप सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर आपको नोट दिया हुआ है तो आप नोट लगाते हैं। जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है। अगर नॉट वर्ड दिया है, नेवर दिया है, या जो भी कोई एडवर्ब आपका यूजुअली जनरली यहाँ पर लगने के लिए आया है वह इसी की जगह पर बदलेगा। तो हम इसको यहाँ इस तरह का निशान लगा रहे हैं, इसका मतलब है वेरिएबल कि ये बदल सकता है। नॉट आए तो यहाँ लगाना है, नेवर आए तो यहाँ लगाना है, ऑलवेज आए तो यहाँ पर लगाना है। इसके बाद आपने वर्ब लगानी है। वर्ब होगी इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, क्योंकि हैज के साथ कोई और वर्ब लगती है, डू के साथ कोई और वर्ब लगती है और इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में और कॉन्टिन्यूअस में ING आती है, तो ये बदलती रहेगी। और इसके बाद आपने सारा सेंटेंस कॉपी करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब हमने असर्टिव सेंटेंस को, असर्टिव का मतलब क्या होता है, असर्टिव का मतलब होता है बिना क्वेश्चन के सेंटेंस को। जो बिना क्वेश्चन का सेंटेंस है वो डिक्लेरेटिव है या असर्टिव है, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो आप क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब निकालकर पहले लिख लेते हैं। हम इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों नहीं लगाते। हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, आपका क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड हमें नहीं पता कि वेयर की बात करें, व्हाई की करें, हाउ की करें, इसलिए हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। आपको यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने हैं। जब हम यस या नो टाइप क्वेश्चन बनाते हैं जिसका आंसर हाँ या ना निकल करके आता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और व्हाट नहीं लगाते हैं। तो आप सिंपली इतना जान लीजिए, अगर कुछ भी नहीं समझ पाए हैं कि आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, नोट लगाइए, उसके बाद वर्ब लगाइए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और इसको आप आगे बढ़ाकर क्वेश्चन मार्क लिख दें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिए, क्योंकि अब हम आगे के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम अगले सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला सॉल्यूशन क्या है, ही हिट द बेल। अब यहाँ पर यहाँ तो हमने पहचान लिया कि ये जो है एस और एस वाली फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये जो हिट है यही फर्स्ट फॉर्म है, यही सेकंड फॉर्म है, यही थर्ड फॉर्म है। तो अगर ये फर्स्ट फॉर्म है
तो ही के साथ एस लगना चाहिए, वो लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब अगर एस और एस नहीं लगा तो ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म होगी, और सेकंड फॉर्म होगी तो हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, क्योंकि पास्ट इनडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है और उसके इंटरोगेटिव में आप डिड को अपने पास से यूज करते हैं। तो आपका यहाँ पर जो आंसर है वो क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा ही हिट द बॉल, तो हो जाएगा डिड ही हिट द बॉल। आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन है तो आपको इंटरोगेटिव की सारी फॉर्मेलिटीज यहाँ पर पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये जो अब हिट होगी ये फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सेकंड फॉर्म है। अगर ये दे होता और ये हिट होता तो ये सेकंड फॉर्म भी काउंट हो सकती है, और ये क्या काउंट हो सकती है, ये फर्स्ट फॉर्म भी काउंट हो सकती है, क्योंकि दे के साथ एस और एस नहीं आता, फिर आप कुछ भी बना सकते हैं, डू भी बिगिनिंग में लगा सकते हैं और डिड भी, बाकी सारा इसी तरह से आएगा। इसके बाद शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव होने के लिए नॉट भी हटना चाहिए, यहाँ नॉट लगा है तो नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब क्या करना है, अगर नेगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाना है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वर्ड करके भी आ जाता है कि क्वेश्चन बनाइए और इंटरोगेटिव बनाइए, तो भी वही बात है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, केवल दो ऐसे सेंटेंस हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आधारित होते हैं और पास्ट इंडेफिनिट पर, जिसमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होती, तो आपको अपने पास से जज करनी होती है। लेकिन जनरली बाकी सारे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है। तो अब आप क्या करेंगे कि इस हैज को पहले ले आएंगे, और इस हैज को पहले लाने के बाद आप क्या करेंगे, हैज शी नॉट फिनिश हर वर्क। बहुत ही इजी है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी वीडियो लास्ट तक पूरे सिस्टम के साथ देखनी है और थोड़े पेशेंस के साथ देखनी है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको ये सब कुछ समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर हैज आया, हैज से पहले आप उसको बिगिनिंग में ले गए, आपने सारा कॉपी किया और सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, इंटरोगेटिव बन गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम कुछ नया करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में यहाँ पर ऑलवेज दे रखा है। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो मुझे तो ये नहीं पता कि आपने हमेशा टीवी देखा है या कभी टीवी नहीं देखा, तो मैं ऐसा क्वेश्चन करूंगा कि आप हाँ या ना करें। तो अगर मैं क्वेश्चन में ही ऑलवेज करूं तो हो सकता है चल जाए, बट बेटर ये है कि जब मुझे मालूम ही नहीं है कि क्या आपने कभी टीवी देखा है, क्या आपने हमेशा टीवी देखा है, क्या आपने कभी टीवी नहीं देखा है, तो जब मुझे हाँ या और ना का पता ही नहीं है और मैं ना को भी पूछ रहा हूँ और हाँ को भी, तो फिर मैं हमेशा या कभी नहीं की जगह केवल कभी पूछूं, एवर। तो इसका क्वेश्चन क्या बन करके निकल करके आएगा, ही हैज ऑलवेज प्रेड फॉर यू। प्रेड माने दुआ करना, तो क्या हो जाएगा, हैज ही, हैज पहले आ गया, ही बाद में आ गया, ऑलवेज का कर दीजिए एवर। हैज ही एवर प्रेड फॉर यू। अब ये एवर क्या हुआ, अगर हम आपसे पूछें आपने खाना खाया या नहीं, तो सीधी सी बात है या तो हाँ या ना। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में ना कह रहा हूं और मुझे डाउट है, तो जानना तो मैं तब भी चाहता हूं क्योंकि मुझे तो श्योर है ही नहीं। तो इसलिए आप हाँ या ना पूछ करके ये पूछें क्या खाना खाया है। अगर हाँ तो हाँ करेगा, नहीं तो नहीं। अगर आपने कोई वर्क कभी नहीं किया, मैंने कहा क्या आपने ये किताब हमेशा पढ़ी है, एक क्वेश्चन। दूसरा कि आपने किताब कभी नहीं पढ़ी, तो मुझे श्योर नहीं है, जानना तो मैं हाँ या ना ही चाहता हूं। तो मैं अपने क्वेश्चन में हाँ या ना को क्लियर ना करके मैं पूछूं कि क्या आपने ये किताब कभी पढ़ी है। कभी पूछा मैंने, नहीं जोड़ा, या कभी हाँ नहीं जोड़ा। तो ये जो एवर है ये आपके ऑलवेज को आंसर देगा। दूसरा कहेगा कि हाँ मैंने पढ़ी है, और नहीं पढ़ी नेवर है तो भी आप एवर लगाइए, हाँ मैंने कभी नहीं पढ़ी है। अगर आप लिखते हैं हैज ही ऑलवेज, तो क्वेश्चन तो आ जाएगा, बट दिस आंसर विल बी प्रेफरेबल। इसके बाद हम आते हैं एग्जांपल 5 पर। ही यहाँ पर रॉन्ग है, आप इसको कर लीजिए शी हैज नॉट बीन एबल टू हेल्प यू। अब इसके अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब में क्या कितने पार्ट हैं, एक यहाँ पर जो है
हैज है, एक बीन है, तो आप पहले वाले पार्ट हैज को पहले ले आएंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा हैज शी नॉट बीन एबल टू हेल्प यू। तो यहां पर बीन वहीं का वहीं रहा, केवल आपने हैज पहले निकाल करके लाना है। इसके बाद है दे हैव 2 बिल्डिंग्स इन ग्रेटर नोएडा। तो यहाँ पर दे हैव, अब ये कौन सा हैव है? ये प्रिंसिपल वर्ब है। पिछले लेक्चर में आपने प्रिंसिपल वर्ब पढ़ा, हैज हैव हैड का रखने के सेंस में यूज जब बिना किसी अनदर वर्ब के थर्ड फॉर्म के अकेले हैज हैव के रूप में आता है तो उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। और इसमें ये हैव ही बिगिनिंग में चला जाता है और आपका आंसर कुछ इस तरह से बनता है हैव दे 2 बिल्डिंग्स इन ग्रेटर नोएडा, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है यू हैव नेवर सीन द विंड। आपने हवा कभी नहीं देखी है। देखिए, अगर हम इंटरोगेटिव जब आपसे सेंटेंस बनवाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हैव पहले ले आए और हैव यू नेवर बीन हमने कर दिया, हैव यू पहले ले आए और हमने क्वेश्चन बना दिया। अब यहाँ पर है यू हैव नेवर सीन द विंड इन दिस क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा हैव है ये हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेकर के चले आएंगे। अगर हम इंटरोगेटिव कहें या क्वेश्चन करें एक ही बात है, आपको इंटरोगेटिव ही बनाना है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? आप हैव को पहले ले आएंगे तो किस तरह से बनाएंगे आप ये आंसर? हैव यू, अब यहां पर क्या दे रखा है? नेवर। तो अभी हमने क्या बताया था? हैव यू एवर सीन द विंड? क्या आपने कभी हवा को देखा है? तो आंसर आएगा कि हवा को आपने कभी नहीं देखा है। कई बार जब हम क्वेश्चन कहते हैं तो हम पर्सन भी बदल लेते हैं। हमने कहा क्या आपने हवा को कभी देखा है, तो आप कहेंगे हमने हवा को कभी नहीं देखा है। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन बनाइए तो आप यू का वी और वी का यू बदल सकते हैं। और अगर आपसे कहा जाए इंटरोगेटिव बनाइए तो आप जो एज इट इज जो हेल्पिंग वर्ब है यू को यू ही रहने दीजिए, आई में कुछ करने की जरूरत नहीं है और आप इसी तरह से लिख देंगे। वी मस्ट फॉलो द रूल्स। अब यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आया मॉडल, तो मॉडल ऑक्सिलरी। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपली जैसे डू डज आप इस आर एम पहले लाते थे, इसको आप पहले ले आइए और पहले लाने पर आप क्या करेंगे? मस्ट बी फॉलो द रूल्स। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद कुछ जो डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ हम आ रहे हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में हम देखेंगे यू सॉ हिम ओपनिंग द गेट। तो अब यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सो आया, यहाँ ओपनिंग आया, तो मैं इसे कॉन्टिन्यूअस मानूं क्या मानूं? कॉन्टिन्यूअस की तो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि इस आर एम वॉज वर आने जरूरी हैं। जब वो नहीं आए तो ये कोई वैल्यू नहीं रखती वर्ब के तौर पर। कुछ जेरेंट पार्टिसिपल वगैरह भी होते हैं जो आप अभी हो सकता है कि जानते हो, नहीं तो हम आपको बाद में बताएंगे। आपको सब्जेक्ट के बाद वाले को देखना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सो है, सो सेकंड फॉर्म है, तो बस आपको इतना देखना है। आपने देखा कि सेकंड फॉर्म है तो आप ज्यादा कुछ सोचे बिना डिड पहले लगा दीजिए, ठीक है ना। आपने क्या किया? आपने ज्यादा सोचे कुछ बिना डिड पहले लगाया और डिड लगाने के बाद फिर वही सारा रूल फॉलो किया, डिड यू और ये सी हो गया, डिड यू सी हिम और सारा सेंटेंस कॉपी कर दीजिए। ओपनिंग द गेट, ओपनिंग द गेट। इसके बाद है ही हैज नॉट 2 ब्रदर्स। अब यहाँ पर नोट दिया है तो आपको इंटरोगेटिव में नोट मेंटेन रखना है। इसी तरह से हमारा दूसरा टॉपिक है इंटरोगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से इंटरोगेटिव। अगर इंटरोगेटिव में आपको नोट दे रखा है और आप असर्टिव बना रहे हैं तो याद रखिए असर्टिव का मतलब है क्वेश्चन हटाना, नोट को चेंज करना नहीं है।
तो अगर आपको इंटरोगेटिव में नोट दे रखा है तो जो आप असर्टिव बनाएंगे बिना क्वेश्चन को उसमें नोट लगा रहना चाहिए। ही हैज नॉट टू ब्रदर्स तो हो जाएगा क्या, हैज ही नॉट टू ब्रदर्स, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूल रहे हैं। ही हैड फिनिश्ड द गेम बिफोर हिज फादर, यहाँ केम आना चाहिए, बिफोर हिज फादर केम। देखिए ये पास्ट इनडेफिनिट का कॉम्बिनेशन है, अगर ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो जो आपका बिफोर है के बाद पास्ट इनडेफिनिट आना चाहिए। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का भी कॉम्बिनेशन होता है, फ्यूचर परफेक्ट का भी कॉम्बिनेशन होता है। अब आपसे कहे कि इसमें आप, अगर आपसे कहे नेगेटिव बनाओ तो पहले वाले हेड वाले में नेगेटिव डालना है। अगर आपसे कहे इंटरोगेटिव बनाओ तो चूंकि ये मेन पार्ट है परफेक्ट वाला, चाहे ये फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, उसके साथ के कॉम्बिनेशन की दूसरी क्लोज यहाँ पर दे रखी होगी। अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। तो जो चेंज करना है आपको केवल एक जगह करना है, और अगर नेगेटिव बनाना तो नोट यहाँ लगेगा, और इंटरोगेटिव बनाया तो भी यही हेड केवल पहले आएगा और बाकी एज इट इज यहीं पर रहेगा। आगे की जगह को देखते हुए इसका सॉल्यूशन हम यही लिख देते हैं, हैड ही फिनिश्ड, और ये आप सारा कॉपी करके पूरा सेंटेंस लिख दीजिए और लास्ट में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा बजाय फुल स्टॉप के। ये सारा आपको एज इट इज ये जो है हर वर्ड कॉपी कर देना है, केवल हेड पहले लाना है। आपको ये देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इसमें 2 पार्ट्स हैं, 2 वर्ब्स हैं, तो मैं इधर इंटरोगेटिव बनाऊं या उधर बनाऊं। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज बियर इन माइंड दैट यू विल चेंज द फर्स्ट पार्ट और द पार्ट ऑफ परफेक्ट टेंस, आप उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले ले आइए। इसके बाद सम बॉयज वर देयर, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में सम को किस तरह से हम डील करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें सम दे रखा है इसका क्या करेंगे आप, सम बॉयज वर देयर, तो इसमें जो लिंकिंग वर्ब है आपकी वो वर है, तो वर कहाँ जाएगी, पहले आ जाएगी, तो आप लिखेंगे वर। अब सम को एनी करना है, एनी बॉय या बॉयज देयर। अगर यहाँ पर आप बॉयज लिख रहे हैं तो आपको वर करना है, और अगर बॉय कर रहे हैं तो वॉज करना है। आपने कहा कि बॉयज है तो आप बॉयज कर लीजिए। हम आपको बता दें कि जो सम है और जो एनी है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अंदर आता है। तो हमने पूछा वहां पर कुछ लड़के थे, तो क्वेश्चन किया जा सकता है वॉज देयर, कैसे बोलेंगे आप, वॉज देयर एनी बॉय, या आप पूछ सकते हैं वर देयर एनी बॉयज। तो देयर वाले में हमेशा याद रखिए बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग आप अपनी लिंकिंग वर्ब या जो भी वर्ब है उसका चयन करते हैं। तो ये जो वॉज आया ये इस बॉय के अकॉर्डिंग आया, क्योंकि एनी और सम के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगाते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर जो बॉयज है मुझे वन लगाना है तो आप ये वाला यूज कर लीजिए, लेकिन मेन बात यह है कि सम को आपको एनी में बदलना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम इस वाले एग्जाम्पल पर आते हैं, और आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। इसके बाद हमारे somebody came to me, तो इसमें somebody आया, ये सेकंड फॉर्म है, इसमें मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म है, जबकि इसमें केवल वर था। इसमें सेकंड फॉर्म, इसमें वर था तो वर हमने पहले ले लिया। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी गई है तो इसमें सेकंड फॉर्म को डिड में बदलकर आप पहले ले आइए, तो आपके लिखेंगे डिड। अब इस somebody को किसमें बदलोगे, एनीबॉडी में, डिड एनीबॉडी, एनी और बडी दोनों जुड़कर बनेगा, इसमें गैप नहीं देना है। अब डिड आ गया तो केम की जगह क्या करेंगे आप, कम टू मी, डिड एनीबॉडी कम टू मी। तो सम का एनी में, यानी सम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वर्ड दिया गया है तो आप उसको एनी में बदल लेंगे। तो डिड एनीबॉडी कम टू मी। इसके बाद है आपका शी फिनिश्ड
हर वर्क समहाउ। ये समहाउ आपका जो प्रीवियस लेक्चर है, मैं उसका प्रीवियस लेक्चर था उसमें इसके एग्जांपल रह गया था, वो मैं यहाँ पर कवर किए देता हूँ। शी फिनिश्ड हर वर्क, ये हर अलग है, इसमें क्या है वर्क समहाउ। समहाउ पूरा आपका एक वर्ड है। समहाउ मीन्स कैसे कैसे करके, किस तरह, कैसे कैसे पूरा किया, तो वो समहाउ है। उसने कैसे कैसे करके अपना वर्क पूरा किया। तो कैसे का मतलब यहाँ पर पूछना नहीं है, मुसीबत को बताना है। तो आप लिखेंगे डिड शी फिनिश हर वर्क, यहां लिखेंगे एनी हाउ। तो आपने क्या सीखा कि सम वाले जितने भी वर्ड्स हैं, वो सम वाले सारे वर्ड्स आप क्या करेंगे, एनी में बदल लेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो इसका आंसर था, तो एक हम यहां से रब कर चुके हैं, आप पीछे स्क्रीनशॉट लेकर कर लेना। अब इसको आप उतार लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम आपको और बताने वाले हैं। हमारे सामने ये एग्जाम्पल नंबर 15 है, शी मस्ट हैव क्विटेड द जॉब। अभी यहाँ पर जो हमारा मॉडल होता है, अगर हम उसका पास करें तो मस्ट हैव, शुड हैव वगैरह हमें यूज करना पड़ता है। अगर हम इसका पैसिव वॉइस करें तो शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन। तो आपको वही बात याद रखनी है, मस्ट हैव बीन। कितने पार्ट्स में? 3। आपको इंटरोगेटिव बनाने में हमेशा केवल और केवल पहला पार्ट ही पहले लाना है। आपको केवल एक ही पार्ट पहले लाना है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा क्या? मस्ट शी हैव क्विटेड द जॉब। क्लियर हो गया? अब इसका आंसर क्या करेंगे? दे ought not to abuse his elders। तो ought के बाद not आता है, not के बाद to आया, तो अब इसका इंटरोगेटिव बनाने में क्या करेंगे कि क्या ought के साथ to को भी पीछे लेकर जाएं? बिल्कुल नहीं। जब आप इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आप इसका इंटरोगेटिव कुछ इस तरह से बनाएंगे। क्या? ought को आपको केवल पहले लाना है, ought, केवल ought पहले आएगा और दे जो है आपका यहाँ आ जाएगा, ought दे, और एज इट इज आप सारा कॉपी कर देंगे। Not to abuse his elders। ठीक है, तो अब हम आते हैं ठीक इसी तरह से हमारे पास है यूज्ड टू। अब स्टूडेंट्स इसको क्या समझते हैं? स्टूडेंट्स इसको समझते हैं कि सेकंड फॉर्म आई हुई है तो मुझे डिड का यूज करना है। डिड का यूज कर लेते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल है। फॉर्मल यूज क्या है? क्योंकि यूज टू एज अ मॉडल यूज हुआ है, ना कि सेकंड फॉर्म, इसलिए यूज को आप ought की तरह से यूज करेंगे। और आप जब इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आप बनाएंगे यूज्ड दे टू गो। ये आपको सुनने में अजीब सा लग सकता है, लेकिन जो आपको बताया गया आप वही फॉलो करें। आपका आंसर ये होगा, यूज दे टू गो फॉर अ वॉक। अब आपके पास है एक क्लोज, तो इफ में तो इंटरोगेटिव कभी हो नहीं सकता, तो इफ के दूसरे पार्ट में आपने इंटरोगेटिव बनाना है। अगर नॉट है तो नॉट लगा रहेगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इफ ही स्टडीज, इसे कॉमा लगाए रखिए, विल ही नॉट फेल। आपने इसको इंटरोगेटिव बना दिया। आप अगर चाहें तो इस पूरे पार्ट को आप इधर भी लाकर लिख सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से समझ लीजिएगा। आई होप कि ये लेक्चर आज आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आगे एक्सक्लेमेटरी सेटर, असर्टिव और असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को समझने के लिए आप देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जो आपकी क्वेरीज हैं आप उन्हें लिखिए। हम ऊपर आपके लिए नई वीडियोस अपलोड कर देंगे। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।